वहीं एनसीपी में बगावत के बाद मुंबई में कांग्रेस सांसदों और विधायकों की बैठक हुई है, क्योंकि अब उस महाविकास अघाड़ी में सबसे छोटी पार्टी जो पहले थी अब सबसे बड़ी सा पार्टी है। संख्या बल के हिसाब से उद्धव बालासाहब ठाकरे सेना और शरद पवार की एनसीपी से ज्यादा आज कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं महाविकास अघाड़ी में। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालातों पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी बड़े सांसद और विधायक मौजूद रहे, जिनमें से कुछ तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। आपने देखा पृथ्वीराज चव्हाण उधर हैं, अशोक चव्हाण उधर हैं, ये सब पहले महाराष्ट्र की कमान संभाल चुके हैं। अब कांग्रेस की क्या नीति होगी? क्या इस महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलकर कांग्रेस अपने आप पर दावा ठोकेगी कि विपक्षी पार्टी या विपक्ष का चेहरा कांग्रेस ही है? महाराष्ट्र में एक ही स्टेबल पार्टी है जो ना इधर से उधर हिली है और जिसमें जोड़ तोड़ नहीं हुआ है, वो है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस का नैरेटिव क्या होगा। वहीं एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने भी अपने सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के सभी विधायक, सांसद और नेता को बैठक में शामिल होने का आदेश दिया है। कहीं ना कहीं उद्धव बालासाहब ठाकरे की ये पार्टी क्या ये सोच रही है कि इस अघाड़ी में रहने से अब क्या लाभ, चलिए अलग हो जाते हैं, दो फाड़ कर देते हैं इस अघाड़ी को, क्योंकि यहाँ कोई तुक नहीं बनता। अगर हम अकेले जाएंगे तो हमें मोमेंटम ज्यादा मिलेगा। जो एनसीपी से असंतुष्ट हैं, एकनाथ शिंदे गुट से असंतुष्ट हैं, कांग्रेस से असंतुष्ट हैं और बीजेपी से असंतुष्ट हैं, उनको हम अपने साथ लाने की चेष्टा करेंगे। चलिए अघाड़ी से अलग हो जाते हैं। अघाड़ी से अलग होने की वजह से क्या कहीं एकनाथ शिंदे और उद्धव बालासाहब ठाकरे में संधि, इसके क्या चांसेस भी बढ़ जाते हैं? धीरे धीरे ये महाराष्ट्र की सियासी बिसात किस तरह बिछ रही है और किस तरफ ऊंट करवट बदल रहा है, देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ कांग्रेस की बड़ी बैठक, दूसरी तरफ उद्धव ग्रुप में अलर्ट। ये देख लें कि यहाँ से और कोई पलायन ना कर जाए और फिर आगे की रणनीति देखें। क्या अकेले ही उतरना बेहतर होगा? क्या इस अघाड़ी से निकलकर अकेले उतरना बेहतर होगा? विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, कहीं ना कहीं सारी पार्टियां अब मसल फ्लेक्सिंग पे आ गई हैं। कांग्रेस को लगता है नंबर संख्या बल में हम हैं तो विपक्ष का चेहरा हम होना चाहिए, एलओपी हमारा होना चाहिए। ये कांग्रेस पहले भी कह चुके हैं, बाला साहब थोराट ने कल इसकी बात की थी। उद्धव बालासाहब ठाकरे सेना के अरविंद सावंत ने कहा कि मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें अकेले जाना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या मूड बन रहा है? देखिए आनंद, महाविकास अघाड़ी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसमें जो सबसे मजबूत पक्ष था वो शरद पवार का था और एनसीपी और शरद पवार ही पूरे महाविकास अघाड़ी को लेकर साथ चल रही थी, क्योंकि उनकी बात कोई काट नहीं सकता था महाविकास अघाड़ी में। लेकिन उनकी खुद की पार्टी में इतनी बड़ी फूट हो गई कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अजीत पवार ऑल ऑफ सडन रातों रात बागी हो जाएंगे और 53 विधायकों में से 43 विधायक लेके बीजेपी शिंदे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अजीत पवार जो है वो बिल्कुल मेंटली तैयार थे कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है। हालांकि जो बातें कही जा रही है कि इसका जो भनक है वो शरद पवार को कहीं ना कहीं लग चुका था, क्योंकि देखिए जब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई थी तो शरद पवार ने अजीत पवार को न चुनकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। हालांकि प्रफुल्ल पटेल भी बागी हो गए, वो भी शिंदे ग्रुप में आ गए और बीजेपी ग्रुप में आ गए। अब देखिए महाविकास अघाड़ी सरकार में अब कांग्रेस क्लेम कर रही है कि भैया वो सबसे मजबूत पार्टी है, 44 सीट जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए एलओपी यानी कि विपक्ष का नेता उनका होना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि विधान भवन के अंदर जो कांग्रेस का विधिमंडल का दफ्तर है वहां पर कांग्रेस के तमाम मंत्री जो जितने भी बाला साहब थोराट की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, सारे मंत्री अब इसमें जो सारे नेता जिसमें अब डिस्कस कर रहे हैं कि भैया इसमें अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एलओपी जब एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड को बनाया गया है उसको लेकर कांग्रेस नाराज है। यानी कि आनंद समझिए कि महाविकास अघाड़ी जो तीनों पार्टी है उसी में आपस में ही खटपट चल रही है और सिर्फ विपक्ष के नेता बनने के लिए अब झगड़ा हो रहा है कि एनसीपी का होना चाहिए या कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस देखिए पॉइंट ऑफ वाइज, नंबर वाइज कांग्रेस स्ट्रांग में है। तीनों पार्टियों में अब सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कांग्रेस के पास है, 44 सीटें। इसलिए कांग्रेस क्लेम करी कि भैया एलओपी अब हमारा होना चाहिए, इसलिए एलओपी को लेकर ये बड़ा मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी को किस तरह मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए। 2 इलेक्शन आने वाले एक साल के अंदर अंदर, लोकसभा और विधानसभा, और बीएमसी अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। इन तीनों के इलेक्शन के बारे में
इंडिविजुअल अब पार्टी कांग्रेस का फोकस विवेक अगर आप देखें तो बीएमसी में कम होगा और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ज्यादा होगा। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। अगर कांग्रेस आघाड़ी में चलती है तो फिर कांग्रेस के पास विकल्प नहीं रहता, उसको सीटें बांटनी पड़ेंगी, सीटें शेयर करनी पड़ेगी। आघाड़ी की करंट सिचुएशन यह है कि एकमात्र स्टेबल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बाकी दोनों पार्टी डावाडोल हैं। अगर ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए कोई सेंस बनता भी है? मैं विवेक के पास वापस जाऊंगा। कांग्रेस के लिए तो सेंस बनता है कि अकेले लड़े, क्योंकि फिर 48 सीटों में कहीं ना कहीं टक्कर दें और कुछ तो वहां पर लाभ हो। यहां पर सिर्फ हानि ही हानि दिख रही है, क्योंकि सब कुछ टूटता बिखरता दिख रहा है। अब आपको शरद पवार के परिवार के बारे में बताते हैं। शरद पवार 11 भाई बहनों में 9वें नंबर पर है, तो बहुत बड़ा परिवार है पवार साहब का। शरद पवार के पिता गोविंदराव पवार और मां शारदाबाई के कुल 11 बच्चे हुए। हालांकि सार्वजनिक तौर पर सिर्फ 5 बच्चों की जानकारी है। अप्पा साहब, अनंतराव, शरद पवार, प्रताप राव और सरोज पाटिल की जानकारी मिलती है। अप्पा साहब को एक बेटा था, जबकि अनंतराव के 3 बच्चे हुए। अजीत पवार अनंतराव जी के दूसरे बेटे हैं। इसके अलावा भाई श्रीनिवास और बहन विजया पाटिल है, जबकि शरद पवार की सिर्फ एक बेटी सुप्रिया सुळे है। वहीं प्रताप राव के बेटे का नाम अभिजीत है। अजीत पवार को 2 बेटे हैं, पार्थ और जय पवार। अब इसमें ये फैमिली ट्री और जाके खिंचता है, जहां रोहित पवार भी शामिल होते हैं। रोहित पवार अब पार्टी के कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस में आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये बात अजीत पवार को भी ठीक नहीं लगी। देखिए, पार्थ पवार, जय पवार आ गए, सुप्रिया सुळे के पुत्र हैं। और अगर आप देखें इस पूरे फैमिली ट्री में अधिकांश पॉलिटिकली बात होती है चाचा भतीजा की और पिता पुत्री की। ये दोनों हैं, ये मिक्स है। लेकिन इसके बाद अगला जनरेशन किसके पास जाएगा, जहां रोहित पवार भी सामने खड़े हैं कगार पर। कहीं ना कहीं पार्टी की लीडरशिप और डायरेक्शन डिस्कस करने के चक्कर में अजीत पवार को जब दरकिनार किया गया तो उन्होंने कहा बस हो गया, अब बहुत हो गया। लेकिन दल बदलने वाला काम, ये पलटी मारने का काम अजीत पवार बहुत बार कर चुके हैं। इन 4 सालों में 3 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। महाराष्ट्र सियासत में सबसे बड़ी अभी खबर एक और आ रही है। अजीत पवार गुट के एक सांसद और विधायक वापस शरद पवार गुट में लौट गए हैं। पहले ये सांसद और विधायक अजीत पवार गुट के साथ थे, तो अब धीरे धीरे वापस जाना, पहले पलायन करना फिर वापस जाना, ये चल रहा है सिलसिला। ये एक और खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार एनसीपी के एक और विधायक और सांसद जो पहले शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार गुट में थे, वहां से अब सांसद लौटकर वापस शरद पवार गुट में पहुंचे हैं। विवेक गुप्ता से जानने की कोशिश करते हैं। विवेक, कौन है ये? आनंद, देखिए, कल जो शरद पवार की कराड़ में बड़ी रैली हुई थी, उसमें एक जो सांसद है कराड़ के, माफ कीजिए, जो विधायक है कराड़ के, वो अजीत पवार की जब ओथ सेरेमनी हो रही थी तो वहां पर भी मौजूद थी। तो कहने की लगा था कि वो एमएलए अजीत पवार गुट के साथ है। लेकिन वही एमएलए कल शरद पवार की जब बड़ी रैली कराड़ हो रही थी तो शरद पवार के साथ थे। साथ ही साथ एक और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं, एक एमएलए है, एक एमपी है, जो अजीत पवार के साथ में थे, लेकिन अब वापस वो शरद पवार के गुट में आ गए हैं। अब शरद पवार का जो गुट है वो क्लेम कर रहा है कि अगर शरद पवार इंडिविजुअली सबको फोन करना शुरू करेंगे तो किसी की इतनी वो हिम्मत नहीं होगी कि वो शरद पवार की बात काटे और शरद पवार के पास आ जाए। ऐसा क्लेम जयंत पाटिल, सुप्रिया सुळे और शरद पवार के गुट कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार का गुट एकदम स्ट्रिक्ट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि 43 विधायक उनके साथ हैं, 6 एमएलसी उनके साथ है और 3 सांसद उनके पास है। ये अजीत पवार का क्लेम है, अजीत पवार गुट क्लेम कर रहा है। हालांकि बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो नंबर्स है उनके साथ हैं। लेकिन शरद पवार की तरफ से उनका साफ तौर पर कहना है कि एनसीपी भी उन्हीं की है और अजीत पवार भी क्लेम करे कि एनसीपी भी उन्हीं की है। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन सदन के हिसाब से एंटी डिफेक्शन क्लॉज तब किक होता है जब अजीत पवार के पास 35 से कम विधायक हों। अभी तो 43 की बात कर रहे हैं, इक्का दुक्का इधर भी गए, 40 के ऊपर रहे, तो एंटी डिफेक्शन क्लॉज से तो बचते हैं। लेकिन पार्टी का कंट्रोल किसके पास जाता है, या फिर उन्हें फिर अपनी पार्टी को एनसीपी
ए के नाम से शुरू करना पड़ेगा, एनसीपी ए, एनसीपीएस, क्या ये बढ़ जाएगा? अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा था। एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए लोकसभा सीट भी छोड़ी थी, लेकिन 2 जुलाई को उन्होंने अपने चाचा को चकमा देकर पार्टी से बगावत की और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। अजीत पवार 3 साल में 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ये देखिए, 10 नवंबर 2010 से 10 सितंबर 2012 ये डिप्टी सीएम थे अजीत पवार। दूसरी बार थे 25 अक्टूबर 2012 से लेकर 26 सितंबर 2014, और फिर तीसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिर 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022, और फिर उसके बाद अब 2 जुलाई 2023 से ना जाने कब तक। तो पिछले 4 सालों में 3 बार शपथ ग्रहण इन्होंने किया है बतौर डिप्टी सीएम, और पिछले 1 दशक में, 1 सवा दशक में अगर आप कहें तो 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार। उधर अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए के साथ आ रहे हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है।